आज मैं बताऊंगा फिलॉसफी के मूल प्रश्न। दर्शन शास्त्र में मूलतः 4 प्रश्न हमारे समक्ष आता है। फर्स्ट है मूल प्रश्न। दर्शन के मूल प्रश्न। सर्वप्रथम प्रथम क्वेश्चन ये आता है कि दर्शन में हम क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं। यह सबके मन की एक जिज्ञासा होती है कि दर्शन में हम क्या पढ़ते हैं। तो हम आपको बता दें कि दर्शन का जो विषय वस्तु है वो संपूर्ण वर्ल्ड है। गॉड, वर्ल्ड और सोल, ये 3 चीजें दर्शन का मूल विषय वस्तु है। इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं। पाश्चात्य दर्शन में जब हम दर्शन की बात करते हैं तो उसमें हमारे समक्ष मूल रूप से 4 प्रश्न सामने आता है। प्रथम, मूल तत्व। मूल तत्व की संख्या। मूल तत्व की संख्या, ये पहला कि कौन सा मूल तत्व है जिससे संपूर्ण संसार का विकास हुआ। उस मूल तत्व की बात हम करते हैं। वहां पे 3 थ्योरी बन के सामने आता है। एक को कहते हैं मोनिज्म, दूसरे को कहते हैं डुअलिज्म और तीसरे को कहते हैं प्लूरलिज्म। एकवाद, द्वैतवाद और अनेकवाद। जो अल्टीमेट रियलिटी को एक मानता है उसको हम मोनिज्म की थ्योरी कहते हैं। दूसरा, जो अल्टीमेट रियलिटी को 2 मानता है उसको हम डुअलिज्म कहते हैं। और 2 से अधिक अल्टीमेट रियलिटी के मानने वाले को हम प्लुरलिज्म कहते हैं, जिसको अनेकवाद कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन कि मूल तत्व की संख्या कितनी है, तो ये हमारे समक्ष आता है। क्योंकि दर्शन में जब तक आप उसके स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक आपको दर्शन पढ़ने में परेशानी होगी। दूसरा मूल क्वेश्चन है कि जब मूल तत्व हो गई तो मूल तत्व की का स्वरूप क्या है, कैसा वो है। तो मूल तत्व का स्वरूप, अब इसके भी 3 थ्योरी आ जाते हैं हमारे सामने। एक को कहते हैं आइडियलिज्म, एक को कहते हैं मटेरियलिज्म और तीसरे को कहते हैं न्यूट्रलिज्म। एक को कहते हैं अध्यात्मवाद, दूसरा थ्योरी आता है भौतिकवाद और तीसरा आता है तटस्थवाद। तो आइडियलिज्म जो अल्टीमेट रियलिटी का स्वरूप है वो आध्यात्मिक मानता है। दूसरा, और आध्यात्मिक मानने की वजह से इंटायर विश्व की उत्पत्ति जो है वो अध्यात्म से हुई है, वह इंपॉर्टेंट है। दूसरा मानता है कि अल्टीमेट रियलिटी का स्वरूप जो है वो मैटर है। किसी को जल मानता है, किसी को वायु मानता है, किसी को अग्नि से विश्व की उत्पत्ति हुई है। तो ये इन चीज़ों को ये मानता है। न्यूट्रलिज्म दोनों से तटस्थ है, ये दोनों से अपने आप को अलग रखता है। इसमें जब हम यहाँ आते हैं तो इसका आगे डेवलपमेंट नहीं होता है, इसका भी आगे डेवलपमेंट नहीं होता है। भारतीय दर्शन में मटेरियलिज्म, भौतिकवादी विकासवाद का उदाहरण आपको सांख्य दर्शन में
मिलता है, क्योंकि सांख्य दर्शन यह मानती है कि प्रकृति से ही संपूर्ण विश्व का विकास हुआ है और प्रकृति का स्वरूप जो है वो भौतिक है। लेकिन आइडियलिज्म में का डेवलपमेंट इस रूप में होता है, और इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। एक है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, दूसरा है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव आइडियलिज्म, और चौथा है ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। ये आइडियलिज्म का इस रूप में डेवलपमेंट होता है। अब इसमें आप लॉक को पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म के रूप में, बर्कले को पढ़ते हैं सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के रूप में, हीगेल को पढ़ते हैं एब्सोल्यूट आइडियलिज्म के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव आइडियलिज्म के रूप में लॉक को पढ़ते हैं, और फिर ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म के रूप में हम कांट को पढ़ते हैं। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि ये मूल तत्व के स्वरूप की बात हम कर लिए। अब ये प्रश्न उठता है कि अल्टीमेट रियलिटी को हम जानेंगे कैसे, जानने का प्रोसेस क्या है। एक तो प्रोसेस हो गया कि अल्टीमेट रियलिटी की संख्या कितनी है, अल्टीमेट रियलिटी का स्वरूप क्या है, अल्टीमेट रियलिटी को हम का डेवलपमेंट कैसे होता है, और अब तीसरा सवाल है कि मूल तत्व को जानने का तरीका, प्रोसेस ऑफ अल्टीमेट, इसका मूल तत्व के को जाने हम कैसे जानेंगे, क्या प्रोसेस है उसका। तो इसके भी 3 थियरी मेरे सामने आते हैं। इसमें एक रैशनलिज्म, इम्प्रिसिज्म और क्रिटिसिज्म। इसी प्रोसेस में रियलिज्म भी आता है, जिसके फिर 3 थियोरी हो जाते हैं, एक पॉपुलर रियलिज्म, एक न्यू रियलिज्म और एक क्रिटिकल रियलिज्म। तो इस रूप में ये थियोरी हमारे सामने आता है कि रैशनलिज्म बुद्धि को ही ज्ञान का आधार मानती है, वही ज्ञान जो सत्य ज्ञान है, जो यूनिवर्सल हो और नेसेसरी हो, जिसमें यूनिवर्सल जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि 2 और 2 4 है, तो पूरे वर्ल्ड में 2 और 2 4 ही होता है। तो इस तरह के ज्ञान जो है वो यूनिवर्सल ज्ञान है, और नेसेसरी कि इसके विपरीत कोई सत्य नहीं है। तो जो संपूर्ण संसार में व्याप्त हो वह, इसमें से मैं आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज ये आते हैं। एम्प्रिसिज्म में फिर लॉक, बर्कले, ह्यूम, इनको हम लोग रखते हैं, और क्रिटिसिज्म में कांट आते हैं। फिर रियलिज्म आती है। रियलिज्म में हम ज्ञाता और ज्ञेय के बीच के संबंध को हम समझते हैं कि संपूर्ण संसार में जो भी ऑब्जेक्ट है, रियलिज्म का मतलब होता है ज्ञाता ज्ञेय से स्वतंत्र है, ज्ञेय ज्ञाता से स्वतंत्र है, यानी वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। आइडियलिज्म क्या स्वीकार करता है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, यहाँ ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म रियलिज्म को जोड़ते हैं, तो उसमें क्या है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो ज्ञाता से स्वतंत्र है, और सब्जेक्टिव आइडियलिज्म
जो बर्केले मानते हैं उनका क्या है कि ज्ञेय ज्ञाता पे निर्भर करता है। ठीक है, तो जो ज्ञेय है वो ज्ञाता से इंडिपेंडेंट है, उसको हम रियलिज्म कहते हैं। अब ज्ञेय और ज्ञाता यानी सामने वाला ऑब्जेक्ट है, इस टेबल को हम देखेंगे तब इसका एग्जिस्टेंस है, और नहीं देखेंगे तो इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। इस मान्यता को मानने वाले सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट है। ऑब्जेक्टिव आइडियलिस्ट का कहना है कि ऑब्जेक्ट जो है अपने आप में स्वतंत्र है, तो उसको रियलिज्म ये स्वीकार करता है कि ज्ञेय ज्ञाता से स्वतंत्र है। लेकिन ज्ञाता और ज्ञेय के बीच जो संबंध होता है, हम कैसे जानते हैं, इसका एनालिसिस करता है आगे जाके मूर रसेल। खास करके मूर महोदय ने रियलिज्म पे ज़्यादा फोकस दिया है, और उसमें अपने क्रिटिकल रियलिज्म में उन्होंने बताया है कि ज्ञाता और ज्ञेय के बीच एक सेंस डाटा होता है जो दूसरे को कनेक्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, तो इस रूप में हम इसको यहां पढ़ते हैं। अब चौथा प्रश्न ये आता है 4 में कि मूल तत्व की संख्या हो गई, मूल तत्व का स्वरूप हो गया, मूल तत्व को हम जानेंगे कैसे, ये प्रोसेस हो गया। अब इसका ये लास्ट ये आता है कि जो भी जानकारी हमारी हुई उसकी वैलिडिटी को कौन जांचेगा। हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया ये सत्य है कि असत्य है, इसको कौन प्रूफ करेगा। तो इसके के लिए मूल तत्व की सत्यता की जांच, थ्योरी ऑफ ट्रूथ इसको बोलते हैं। थ्योरी ऑफ ट्रूथ, फिर इसके 3 थियरी आते हैं। एक को कहते हैं कॉरेस्पोंडेंस थ्योरी, कॉरेस्पोंडेंस थ्योरी, एक को कहते हैं कोहेरेंस थ्योरी, और एक को कहते हैं प्रैग्मेटिक थ्योरी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉरेस्पोंडेंस थ्योरी का संबंध अनुभववाद से है, क्योंकि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, संवादितावादी सिद्धांत, सामंजस्यवादी सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांत, प्रैग्मेटिक, तो कॉरेस्पोंडेंस थ्योरी यानी कोई भी आइडिया के कॉरेस्पोंडिंग जब ऑब्जेक्ट सामने हो तो हम क्या समझेंगे कि मेरा ज्ञान सही है। यानी जो भी हम इमेजिन करते हैं, जो भी हमारे दिमाग में आइडिया क्रिएट होता है, और बाह्य जगत में यदि उसका उदाहरण हमें मिल जाता है, तो हम क्या समझते हैं कि मेरा आइडिया जो है बिल्कुल सही है। हम जो भी आइडिया दिमाग में क्रिएट करते हैं और उसके कॉरेस्पोंडिंग ऑब्जेक्ट हमको मिलता है, तो हम उसको प्रूफ करते हैं कि ये मेरा ज्ञान जो है सही है। दूसरा आता है ये कि कोहेरेंस थियरी। कोहेरेंस थियरी का संबंध हम कहें तो बुद्धिवाद से आता है। बुद्धिवादी दार्शनिकों ने इसको बहुत बेहतर तरीके से समझा है। कोहेरेंस का मतलब होता है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। संपूर्ण संसार जो है वो एक ऑर्गेनिक रूप से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जाल में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कोहेरेंस थ्योरी में जैसे माँ का ज्ञान प्राप्त करना है, माँ कोई ऑब्जेक्ट सामने दिखता नहीं है, माँ के लिए कंपलसरी क्या है कि उसको एक महिला होना कंपलसरी है, एक लड़की होना कंपलसरी है, उसका कोई ना कोई हस्बैंड होना कंपलसरी है, उसका कोई ना कोई बच्चा होना कंपलसरी है, तभी जाके उसको माँ कहा जा सकता है। तो ये सारे जो संबंध हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और तब हम उसको माँ कहते हैं। किसी को मामा कहते हैं, तो मामा के लिए उसकी कोई बहन होना जरूरी है, उसका कोई बहनोई होना जरूरी है, और तब जाके उसका कोई भगना भगनी होना जरूरी है,
तभी जाके एक व्यक्ति को कोई मामा कह सकता है। तो ये जो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, हम महाविद्यालय है, महाविद्यालय के अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग प्रशासनिक भवन है, और सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, और तब हम उसको एक कॉलेज कहते हैं। कॉलेज करके पर्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं है। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिक रिलेशन है, उस रिलेशन को जब हम देखते हैं कि कोई नॉलेज ऐसा है जो लॉजिकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो हम कहते हैं कि मेरा ज्ञान सही है। तो इसलिए ये कोहेरेंस थ्योरी के माध्यम से हम अपने नॉलेज की जांच करते हैं। दूसरा आता है प्रैग्मेटिक थ्योरी। अब प्रैग्मेटिक थ्योरी आप देखेंगे तो ये अमेरिकन फिलॉसफी है। ये जो फिलॉसफी है ये फ्रांसीसी फिलॉसफी है। कॉरेस्पोंडेंस थ्योरी नहीं, ये ब्रिटिश फिलॉसफी है, ये फ्रांसीसी फिलॉसफी है। कोई भी फिलॉसफी होता है, कोई भी विचार होता है, उसमें स्पेस एंड टाइम का बहुत बड़ा महत्व होता है। स्पेस एंड टाइम का मतलब है कि उस समय की जो परिस्थिति होती है, उस समय का जो जगह होता है, उस समय का जो टाइम होता है, उसके अनुरूप विचार प्रकट होते हैं, विचार बनते हैं और उसके हिसाब से काम होता है। तो जितने भी दार्शनिक हैं उनके समय में जो कुछ भी आया, जैसे बुद्धिवाद का जो जन्म हुआ, तो उस समय एथेंस और फ्रांस में राजक्रांति थी, पोप का शासन चलता था, पोप के अगेंस्ट कोई बोलने की स्थिति में नहीं था। उस समय में डेकार्ट महोदय ने, बेकन ने उस पोप के अगेंस्ट बोलने का प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि किसी की बात को आंख बंद करके स्वीकार मत करो, उसको अपने बौद्धिक कसौटी पर कसो। और इसी के कारण सर्वप्रथम, इससे भी पूर्व हम जाएं तो सुकरात ने इस काम को किया था और उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था। तो इसीलिए उन पर यह आरोप लगा था कि युवा वर्ग को ये भड़का रहे हैं। लेकिन जब हम किसी भी अल्टीमेट रियलिटी को, और उसके बाद ये डेकार्ट महोदय ने अपने मेथड को अपनाया और डाउट थ्योरी की स्थापना की, और डाउट थ्योरी के माध्यम से अल्टीमेट तक पहुंचने की कोशिश की। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि प्रैग्मेटिक फिलॉसफी अमेरिकन फिलॉसफी है। अब अमेरिकन फिलॉसफी की जब हम बात करेंगे, तो आप इतिहास को जब देखेंगे तो अमेरिका वही काम करता है जिसमें उसको फायदा होता है। वो अल्टीमेट कुछ भी नहीं देखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उससे हमें जिससे फायदा हो वो सही है, और हमें जिससे घाटा हो वो गलत है। यह अमेरिकन फिलॉसफी है, प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई दोस्त है, तो दोस्त शब्द जो है वो रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। तो दोस्त मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको दोस्त समय पे काम दिया, तो उसके लिए दोस्त का कंसेप्ट क्या है? बेहतर है, दोस्त एक होना चाहिए जीवन में। लेकिन एक व्यक्ति है कि दोस्त उसको समय पे धोखा दिया, तो उसके दिमाग में जो दोस्त का पिक्चर बनेगा वो गलत बनेगा। तो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी में क्या करते हैं कि जो भी थ्योरी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो मेरे लिए सही है तो वो सही है, जो मेरे लिए गलत है तो गलत है। तो प्रैग्मेटिक अप्रोच, हम अपनी सुविधा, हम अपने डेवलपमेंट, हमारे लिए जो बेहतर है, एक व्यक्ति है, एक ही मेडिसिन किसी को फायदा करता है, किसी को घाटा कर जाता है। तो जिसको फायदा करता है उसके लिए बेहतर है, जिसको घाटा करता है उसके लिए खराब है। तो प्रैग्मेटिक अप्रोच यानी 100% प्रैक्टिकल अप्रोच। आप जैसे किसी, मान लीजिए जाते हैं आप पटना जाते हैं, आप व्यवहारिक स्तर पर जब आप देखें, अब ये तो समझाने के लिए मैं बता दिया अमेरिका और इसकी एग्जाम्पल, लेकिन ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब आप मान लीजिए जाते हैं, पटना जाते हैं, और किसी व्यक्ति को, रिक्शा वाले को कहते हैं कि तुम सचिवालय चलो, तो वो हो सकता है कि नहीं समझेगा।
कहिए कि सेक्रेटेरिएट चलो, वो तुरंत समझेगा, क्योंकि बोलचाल की भाषा में सेक्रेटेरिएट ज़्यादा परिचित है। या आप किसी को कहते हैं कि सेविका के पास चलो, तो नहीं समझेगा। या हॉस्पिटल में जाते हैं, कहते हैं सेविका से मिलना है हमको, नहीं समझेगा। और आप कहते हैं कि नर्स से मिलना है, तुरंत मिला देता है। तो बहुत सारे शब्द हैं जो प्रचलित होते हैं, व्यवहार में होते हैं, तो वो सही हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं, हम वहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास वो नॉलेज है कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे कि स्किल, आज के समय में स्किल को जो महत्व दिया जा रहा है, डिग्री से ज़्यादा स्किल का महत्व हो गया है। इसीलिए ये हम जब कोई भी चीज़ स्किल्ड वे में काम करते हैं, हम एक्सपर्ट होते हैं, तो हमको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और जिसके पास डिग्री है और यदि उसके पास स्किल नहीं है तो उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है कि हम व्यवहारिकता को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और जिससे मेरा काम चलता है। तो इस आधार पे भी हम नॉलेज, अल्टीमेट रियलिटी को या अपनी ज्ञान को प्रूफ करते हैं कि और सत्यता की कसौटी पे कसते हैं और अपने ज्ञान की सत्यता का प्रमाण देते हैं। तो इस आधार पर आपने देखा कि ये जितने टॉपिक हैं, इस टॉपिक का ब्रीफ नॉलेज जो है, ये होने के बाद आप ये समझ पाते हैं कि हमको फिलॉसफी में क्या क्या पढ़ना है और किन किन टॉपिक को पढ़ना है। इसके बाद ही आप एक एक टॉपिक को आप पढ़ेंगे और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी कि किस रूप में हमें इसकी तैयारी करनी है। तो आगे हम इसको एक एक करके बताएंगे। अगला क्लास के लिए आप वेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना दिन हो गया?